नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत उसका जो गद्य भाग है, गद्य भाग की कहानी है बड़े घर की बेटी, जो कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा विरचित है और एक महत्वपूर्ण सामाजिक कहानी है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पूर्व की चर्चा में हमने प्रेमचंद की साहित्य रचना, उनका योगदान, उनकी विचारधारा, उनके संपूर्ण कृतित्व के बारे में एक संक्षेप में जानकारी दी थी। हम ये जानते हैं कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और उपन्यास उन्होंने 11 उपन्यास लिखे हैं और कहानियाँ 300 कहानियाँ लिखी है और उनकी कहानियाँ भारत के उस परिप्रेक्ष्य को उद्घाटित करती है जिस परिप्रेक्ष्य में भारत अंग्रेज़ों के अधीन था और अंग्रेज़ों के अत्याचारों से त्रस्त था और इन अत्याचारों से मुक्ति के लिए, अंग्रेज़ सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भारत का जनमानस कृत संकल्प था, संघर्ष कर रहा था। उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनमानस में एक नई चेतना, एक नई जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे हैं। इस दृष्टि से उपन्यास सम्राट ने बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखी है। जहाँ तक बड़े घर की बेटी का सवाल है, यह एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है। इसमें आनंदी कहानी की नायिका है, जो एक अमीर घराने से मध्यम वर्गीय परिवार की बहू बनकर आती है। वहाँ के हालातों के अनुकूल वह अपने को ढाल लेती है। वह अपने देवर से अपमानित होकर भी घर की इज्जत बचा लेती है। आनंदी के उच्च संस्कार उसे सचमुच बड़े घर की बेटी बनाते हैं और अंत में सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। आनंदी तालुकेदार भूप सिंह की बेटी थी। वह सुंदर व सुशील थी। वह अपने मायके में बड़े ही लाड प्यार से पली थी। आनंदी का विवाह बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ से हुआ था। बेनी माधव एक जमींदार था। उसका जीवन, उसकी ज़मीन जायदाद सब कुछ खत्म हो गई थी। अब वह एक साधारण किसान परिवार मात्र रह गया था। आनंदी का पति श्रीकंठ पढ़ा लिखा नौजवान था, शहर में काम करता था। उसका परिवार गांव में था। उसके परिवार में सुख सुविधाएं बहुत कम थी। फिर भी आनंदी ने अपने आप को घर के अनुकूल बनाए रखा। वह खुशी से जीवन यापन करने लगी। श्रीकंठ पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित और भारतीय संस्कृति का अनुयायी व्यक्ति था। संयुक्त परिवार का हिमायती भी था। श्रीकंठ के छोटे भाई का नाम लाल बिहारी सिंह था। वह अनपढ़ और उज्जड़ था। एक दिन लाल बिहारी सिंह ने खाना खाते समय घी मांगा। घी खत्म हो चुका था, अतः आनंदी घी नहीं दे पाई। सब्जी में पर्याप्त दाल में घी नहीं डाल पाई। इसी कारण लाल बिहारी सिंह ने गुस्से में भाभी को तथा उसके मायके को गालियाँ सुना दी। आनंदी ने भी वापस कुछ खरी खोटी सुना दी। तब लाल बिहारी सिंह ने गुस्से में आकर आनंदी पर खड़ाऊ फेंक कर मार दिया। इससे आनंदी को बड़ा दुख हुआ। श्रीकंठ शहर से गांव आया तो आनंदी ने सारी कहानी उसे सुना दी। श्रीकंठ ने क्रोधित होकर अपने बाप से कहा, इस घर में या तो वह रहेगा या लाल बिहारी रहेगा। पिता ने पुत्र को समझाया कि घर का बंटवारा न हो। उनका घर गांव में एक आदर्श परिवार है, संयुक्त परिवार है। अगर भाई भाई के बीच की अनबन की बात गांव में फैलेगी तो उनकी बदनामी होगी। लाल बिहारी सिंह को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, पर उसकी बातें श्रीकंठ को शांत नहीं कर पाई। वह घर के अलावा अलगाव की बात पर अड़े रहे। तब लाल बिहारी सिंह ने भाभी के पास जाकर वह खुद घर से निकल जाने की बात कही। ये सुनकर आनंदी का दिल पिघल गया। आनंदी बड़े घर की बेटी थी, संस्कारवान थी,
उसके संस्कार अच्छे थे। उसने अपने पति श्रीकंठ को समझाया कि आगे घर में इस प्रकार के झगड़े नहीं होने देंगे। श्रीकंठ ने अपने भाई को गले लगाया। ठाकुर बेनी माधव सिंह की आंखें भर आई। गुणवती आनंदी के संस्कारों के कारण टूटा हुआ घर बच गया। सचमुच बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। इस प्रकार एक कहानी है, सामान्य घटना की कहानी है, लेकिन इसके अंदर जो भारतीय समाज है और उसमें जिस संयुक्त परिवार व्यवस्था का सम्मान और महत्व है, उस महत्व को उद्घाटित इस कहानी में किया गया है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था के क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या विशिष्टताएं हैं, और एकल परिवार में किस प्रकार की विकृतियां जो कि धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है, इसका इस कहानी में। तो ये कहानी पूरी तरह से संयुक्त परिवार व्यवस्था की विशेषता और उसमें व्यक्ति को जो मिलने वाले विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनका महत्व प्रतिपादित किया गया है। तो देखिए, कहानी का जो संक्षिप्त भाव है वह वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका जो मूल भाव है, मूल संदेश क्या है। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की एक आदर्शवादी कहानी है जिसमें वे भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था की मूल प्रवृत्ति की व्याख्या करते हैं। वस्तुतः त्याग, सहनशीलता, परस्पर प्रेम, सहयोग, सामूहिकता का भाव जैसे गुणों का प्रशिक्षण हमें अपने पारिवारिक जीवन में सहज रूप से मिल जाते हैं संयुक्त परिवार में। इस कहानी में आनंदी नामक कुलवधू अपने देवर से नाराज हो जाती है। देवर लाल बिहारी की गलती थी। ये बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि आनंदी का पति श्रीकंठ अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाने का फैसला लेता है। इससे पिता बेनी माधव बहुत ही दुखी और व्यथित होते हैं। लाल बिहारी को भी अपनी भूल का एहसास हो जाता है तो वह स्वयं घर छोड़ने का फैसला ले लेता है, किंतु आनंदी समझदारी का परिचय देती हुई लाल बिहारी को क्षमा कर देती है। बेनी माधव आनंदी के इस फैसले की प्रशंसा करता है और कहता है कि बड़े घर की बेटी सबको इस तरह एक रखने में सक्षम होती है या कि क्षमता रखती है। यह कहानी नारी स्वभाव की एक और विशेषता की ओर संकेत करती है। वो विशेषता है कि नारी गालियाँ सह सकती है, मार भी सह सकती है, पर अपनी मैके की बुराई नहीं सह सकती। कहानी पारिवारिक मूल्यों की महत्ता को बड़ी मार्मिकता और सहजता के साथ स्थापित करती है। कहानी, चूँकि हम इस कहानी का पठन करेंगे और कहानी एक कथा होती है और उस कथा के जो महत्वपूर्ण पड़ाव है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। यह एक आदर्शवादी कहानी है जिसमें भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था की मूल प्रवृत्ति की व्याख्या की गई है। संयुक्त परिवार व्यवस्था त्याग, सहनशीलता, परस्पर प्रेम, सहयोग, जिनको हम पढ़ चुके हैं। तीसरा बिंदु है, कहानी की नायिका का नाम है आनंदी, जो कि एक महत्वपूर्ण पात्र है। देवर है लाल बिहारी और आनंदी का पति श्रीकंठ तथा परिवार का मुखिया है बेनी माधव, जो कि गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार है। लाल बिहारी और श्रीकंठ का चरित्र चित्रण भी इसमें सामने आता है कि कौन किस प्रकार का है। लाल बिहारी और आनंदी का झगड़ा होता है। श्रीकंठ द्वारा आनंदी के साथ घर से अलग होने का फैसला ले लिया जाता है। पिता बेनी माधव व्यथित होता है। लाल बिहारी को अपनी गलती का एहसास होता है तथा घर छोड़ने का फैसला लेता है। लाल बिहारी और आनंदी परस्पर पश्चाताप करते हैं और आगे से इस तरह की गलती न करने की बात कहते हैं। आनंदी लाल बिहारी को माफ़ कर देती है। बेनी माधव माफ़ करने के बाद घर का कलह शांत हो जाता है। घर में वही परस्पर प्रेम का भाव और वातावरण बन जाता है। बेनी माधव आनंदी के इस प्रशंसनीय कार्य की प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। परिवार में एक प्रकार से खुशहाल माहौल तथा घर वालों द्वारा आनंदी की उदारता की सराहना की जाती है। गांव वाले लोग भी उसकी उदारता की प्रशंसा करते हैं। इस कहानी में जो निष्कर्ष निकलता है
कि कहानी पारिवारिक मूल्यों की महत्ता, सहजता और मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम इस कहानी का पठन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी और लेखक का नाम है प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद, जिनको मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। अब हम इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे और जहाँ कहीं व्याख्या की, स्पष्टीकरण की ज़रूरत होगी वहाँ पर उसकी व्याख्या और स्पष्टीकरण भी किया जाएगा। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रह गया था। कहने का तात्पर्य यह कि बेनी माधव का जो परिवार था, उसकी आर्थिक स्थिति पहले बहुत मजबूत थी। आज वह आर्थिक स्थिति नहीं रही है। वह गरीब एक साधारण परिवार मात्र बनकर रह गया था। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी के लिए उसके सिर पर सवार रहता था, यानी कि दूध निकालने के लिए उसके आसपास बना ही रहता था। जब भी ज़रूरत पड़ती थी दूध निकाल लिया करते थे। कहने का तात्पर्य यह, भैंस भले ही थकी हुई थी लेकिन दूध बराबर दिया करती थी। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। यानी कि बेनी माधव वकीलों के अदालती झगड़ों के चक्कर में अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर चुके थे और आज की तारीख में, आज के समय में उसकी जो वार्षिक आय थी वो बहुत कम रह गई थी, मात्र 1000 रुपये, जिससे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। उसके घर का परिदृश्य ही इस बात को बताता है। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम था श्रीकंठ। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकरी करता था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल ठीक विपरीत, यानी कि वो बहुत ही थके हुए और कमज़ोर थे। उनके इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। 2 शब्दों का मतलब है बीए। कि बीए के अंदर उन्होंने बहुत मेहनत की थी, खाने पीने तक का उनको ध्यान नहीं था, इसलिए शरीर भी कमज़ोर हो गया था। इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था, यानी कि आयुर्वेद की जो शिक्षा है, आयुर्वेद के माध्यम से वो अपने शरीर की कमजोरी को दूर करने का प्रयास करते थे। इसलिए वो आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ा करता था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था, यानी कि भारतीय चिकित्सा पद्धति पर उनका गहरा विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे में पराए खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी, यानी कि दवाओं को बांटते थे। बांटने का जो पत्थर का ओखल टाइप होता है, खरल उसे कहते हैं। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी उनकी हुआ करती थी, यानी कि उनसे भी वो अपना उपचार करवाते थे, जानकारी प्राप्त करते थे। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। अर्थात उन्होंने अंग्रेजी में डिग्री तो प्राप्त की थी, लेकिन अंग्रेजी संस्कृति को उन्होंने नहीं अपनाया था, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के वे हिमायती थे। बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। अंग्रेजी जो संस्कृति है, संस्कार है, उनकी वो निंदा किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान होता था। गांव के लोग इसी कारण से उनका सम्मान करते थे कि उनमें राष्ट्र प्रेम था, स्वदेशी भावना थी। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते
और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। यानी कि दशहरे के दिनों में वो रामलीला रामलीला का आयोजन करते थे और उसके आयोजन का पूरा जिम्मा भी उन्हीं पर होता था। पाठ भी किया करते थे किसी न किसी पात्र का। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। यानी कि गौरीपुर गांव में जो रामलीला हुआ करती थी उसकी परंपरा उन्होंने ही डाली थी। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। यानी कि वो प्राचीन जो हिंदू सभ्यता थी, धार्मिकता थी, उसका वो गुणगान किया करते थे। उनके हिमायती थे, उनकी प्रशंसा करते थे। सम्मिलित कुटुंब के तो वो एकमात्र उपासक थे। यानी कि संयुक्त परिवार व्यवस्था के वो हिमायती थे, जैसे कोई उपासक हो। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वो जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरी जो कहानी है उसकी थीम ही संयुक्त परिवार व्यवस्था के महत्व को प्रतिपादित करने में है। और श्रीकंठ है वो इसके की हिमायती करने वाला एक महत्वपूर्ण पात्र है। इसीलिए वो आज जो स्त्रियों के अंदर आधुनिकता के चक्कर में एकल परिवार के प्रति रुचि और संयुक्त परिवार के प्रति अरुचि थी, उसे श्रीकंठ बड़ा ही हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएँ उनकी निंदक थी। यानी कि गांव की स्त्रियां उनकी निंदा किया करती थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। यानी कि गांव की स्त्रियां उन्हें शत्रु के समान समझती थी, क्योंकि वे संयुक्त परिवार व्यवस्था के हिमायती थे और स्त्रियों की रुचि एकल परिवार की तरफ रहती है। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यानी कि वह भी इस बात पर विरोध रखती थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अगर कहने का तात्पर्य, अगर संयुक्त परिवार को चलाने की अगर कोशिश की जाए और फिर भी आए दिन कलह होता है तो उससे अलग रहा जाए। आनंदी का ऐसा विचार था। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकरे, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। कहने का तात्पर्य ये कि आनंदी के पिता एक संपन्न रियासत के तालुकेदार थे, पूरी तरह से संपन्न थे। सरकार की तरफ से भी उनको सम्मान मिलता था। नाम था भूप सिंह। आनंदी के पिता का नाम क्या था? भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रभावशाली पुरुष थे। यानी कि उनका समाज में प्रभाव था। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सब की सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए, पर 15-20 हज़ार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंख खुली और हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन, कहने का तात्पर्य यह कि आनंदी का विवाह करते समय ठाकुर भूप सिंह को 2 चीज़ों पर विचार करना था कि एक तो विवाह में अधिक खर्च ना हो और न ही आनंदी का विवाह ऐसे घर में हो जिसे वो हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहे। इन दोनों का निर्णय उन्हें करना था। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरिक प्रचारणी का चंदा था। भूप सिंह श्रीकंठ के स्वभाव पर रिझ गया, उस पर प्रसन्न हो गया। भूप सिंह को श्रीकंठ का व्यवहार अच्छा लगा।
और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वो यहाँ नाम मात्र को भी न थी। कहने का तात्पर्य यह कि आनंदी ने अपने घर में अर्थात अपने पिता के घर में सब प्रकार की सुख सुविधाओं को देखा था और यहाँ पर ये बदहाल घर था जिसमें सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहेली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के अनुसार ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। यहाँ आनंदी की महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता उद्घाटित होती है कि आनंदी नए परिवेश में, नए घर में जो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से रहित था वहाँ भी उसने अपने आप को अनुकूल ढाल लिया। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावस से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वो नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या समझे, यानी कि कम चीज़ में काम चला ले, ऐसा वो क्या समझे। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतना जल्द उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रह गया होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी जल उठती है, लेखक का यहाँ पर अनुभव बोल रहा है कि जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी जल उठती है उसी तरह से क्षुधा बावला यानी कि भूख में पागल व्यक्ति मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है, गुस्सा हो जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई, बहुत बुरी लगी। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। यहाँ पर लाल बिहारी भावज पर व्यंग्य कस रहा है, उसके मैके पर व्यंग्य कस रहा है। तो लेखक कहता है, स्त्रियाँ गाली सह सकती है, मार भी सह सकती है या मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती है। अर्थात स्त्री मार सह लेगी, जो कि कुछ भी सह लेगी, खुद के लिए सब कुछ सह लेगी, लेकिन अपने पीहर के लिए, अपने मैके के लिए, अपनी मायका के लिए कुछ भी जो कि सहन नहीं कर पाती है। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख खा, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहर खा जाते हैं। अर्थात वहाँ पर इतने से घी की तो कोई जो ये बात ही नहीं है, वहाँ घी की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूँ। अत्यधिक गुस्सा हो जाता है। आनंदी को क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखाते, अर्थात श्रीकंठ होते तो निश्चित रूप से आज लाल बिहारी की पिटाई होकर के रह जाती, इसको मजा चखा देते। अब अपड़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया, अर्थात लाल बिहारी से रहा न गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाव उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाव रोकी, सिर बच गया, पर अंगुली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई।
स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई, क्योंकि श्रीकंठ यहाँ पर घर पर नहीं था, वो बाहर था। गुस्सा भी करे तो क्या करे। इस प्रकार से ये कहानी लगभग आधी पूरी हो गई है। अगले वीडियो में इस शेष भाग को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।